राइट, लेट्स नॉट डिविएट सो मच, अब वापस उसी पे आते हैं. सो 425 मेन बात समझने की जो है, दैट इज दैट विद इंटेंशन और नॉलेज you injure a person or property, it may affect the public as well, and you diminish the utility of the thing that you have harmed. And injury जब हम देखते हैं injury क्या होती है, वो हम section 44 से पता लगा लेते हैं कि किस तरह की injuries हो सकती है. ठीक है. Then let's come to 426 जो punishment की बात करता है. ये question कई बार आ जाता है because one should know mischief की कितना mischief के लिए कितना fine होता है या कितनी सजा होती है. It's 3 months. Then 427 mischief causing damage to the amount of 50 rupees, aggravated offense, nothing more. And mischief by killing or maiming animal of the value of rupees 10. इसमें फिर से aggravated हो जाता है offense, और ऊपर 3 महीने की सजा थी, यहाँ पे 2 साल की सजा हो जाती है. Killing और maiming में poisoning and rendering the animals useless by any means, ये भी include होता है. So अगर आपने आते जाते किसी जानवर वगैरह को भी नुकसान पहुंचा दिया है, तो उस चीज के लिए आपको लायबल ठहराया जा सकता है. एंड द पर्सन कैन कम बैक टू यू अंडर सिविल प्रोसीजर फॉर डैमेजेस, और कैन कम टू यू अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर सो एंड सो सजा. आपको दोनों चीजें हो सकती है. देन 430 मिसचिफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर. आपने इरिगेशन वगैरह में कोई बाधा डाल दी है, खेतों में पानी जाता था, आपने उसमें भाई कुछ भी किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है एंड ऑल दैट. यहाँ पे भी हम सीआरपीसी को इन्वोक कर सकते हैं, जहाँ पे न्यूसेंस रिमूव करने की पावर्स हैं डीएम एसडीएम वगैरह के पास. सो 133 144 145 ये सारी चीजें हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं. देन 431 मिसचिफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल. पब्लिक जिस भी चीज को यूज करती है, अगर आप उसको लेस सेफ बनाते हो या फिर लेस यूजफुल बनाते हो, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हो, तो वहां पे 431 अप्लाई हो जाता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है. वी जस्ट हैव टू सी whatever there is in the index to offer us. आईपीसी में है क्या क्या, बस ये पता होना चाहिए. Then 432 mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage. So नालियां वगैरह जो होती हैं, ड्रेनेजेस, अगर वहां पे जैसे कुछ लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं. यहाँ पे अभी था, समवन हैड उन्होंने अपनी बुशेस वगैरह थोड़ी सी चॉप करी थी, और जितना कुछ उसमें से निकला उन्होंने नाली में ही डाल दिया. तो पूरी सोसाइटी उससे परेशान हो गई थी. तो these kind of cases will come under 432. Then comes 433 mischief by destroying, moving or rendering less useful a lighthouse or sea mark. ये जितना भी मैरिटाइम देयर आर मैरिटाइम थिंग्स, उसमें अगर कोई आप ऐसा काम करते हो जिससे लाइट हाउस हो गया, सी मार्क हो गया, या किसी भी और तरह का मार्क हो गया जिससे नेविगेशन में हेल्प होती है नेविगेटर्स के लिए, वहां पे अगर आप कुछ करते हो, देन अगेन इट इज एन एग्रीवेटेड ऑफेंस, बिकॉज इट्स वे डिफिकल्ट वहां पे नेविगेट करना और रोड पे नेविगेट करना. तो वहां पे अगर आप कुछ करते हो तो 5 साल 7 साल के आसपास की सजा मिलती है आपको. Then 434 mischief by destroying or moving landmark fixed by the public authority. जो जहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता है, कई बार लोग उसको तोड़ देते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, वो उस पर अपने वो प्यार का इजहार करके आ जाते हैं. तो ये सारी चीजें अगर कोई भी करता है किसी भी पब्लिक मार्क पे, या पब्लिक एनीथिंग दैट पब्लिक सर्वेंट्स आर यूजिंग और गवर्नमेंट इज यूजिंग टू मेक इट easier for people to navigate around, then you will come under 434. Then 435 ये कई बार एग्जाम में देखा जाता है, मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस. पता नहीं फायर एंड एक्सप्लोसिव से इनको क्या प्यार है, बट नेग्लिजेंस के जब केसेस होते हैं वहां पे भी फायर एंड एक्सप्लोसिव वाला क्वेश्चन कई बार आता है. एंड 435 में यहाँ पे भी मिसचिफ बाय फायर एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कई बार आता है. विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100, और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर 10 रुपीज. अगर इतने का आप नुकसान करते हो, देन यू गेट बुक्ड अंडर 435. 436 अगेन मिसचिफ बाय फायर एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस. हाउस जब हम कहते हैं कहीं पे भी, हमने पीछे भी 3-4 जगहों पे देखा है, हाउस का मतलब है जहां पे आइदर यू आर लिविंग, लाइक प्रॉपर ह्यूमंस आर लिविंग, या जहां पे आप प्रॉपर्टी स्टोर करते हो, उसको भी हाउस कहा जा सकता है. एक वेसल, शिप वगैरह जो होती है, जो जमीन पे नहीं है, पानी पे तैर रही है, उसे भी हाउस कहा जा सकता है. जहां पे आप वर्शिप करते हो, टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड मॉस्क, ये सारी जगहों को भी हाउस की कैटेगरी में डाला जा सकता है. तो एनी सच प्लेस, इफ यू
commit any offense against any such place, then it's an aggravated offense. And इस केस में mischief के केस में 436 में आ जाएगा. 437 talks about mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of 20 tons burden. Again aggravated. इसमें 10 साल तक की भी सजा मिल जाती है आपको, 10 साल लाइफ imprisonment भी है. याद रखने वाली बात 20 टन्स है. कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर कि 437 में व्हाट इज द लिमिट. देन 438 mischief described in 437 by fire or explosive. So 437 plus explosives माने decked vessel पे जो आपने कोई mischief किया है, you use fire or explosive, then you come under 438. Again aggravates it further. It's aggravating its effect. Then 439 punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft. Now what you're doing is आपने एक ship को किसी तरह या boat को, आप चलती बोट को ग्राउंड की तरफ ले जाते हो एंड वहां पे आपके लोग खड़े हुए हैं जो चोरी करने के लिए तैयार हैं, उसको लूटपाट करने के लिए तैयार हैं. सो यू आर रनिंग अ वेसल अग्राउंड, यू आर टेकिंग इट टू द किनारा एंड देयर यू आर आइदर यू हैव ऑलरेडी स्टोलन थिंग्स, आपने इकट्ठी कर ली हैं, बैग में डाल ली हैं और आप वहां पहुंचते ही निकल जाओगे, या फिर वहां पे खड़े हैं लोग, यू आर प्रिपेयर्ड टू डू इट और यू आर एडिंग समवन इन कमिटिंग दैट डिकॉइटी और लूट और थेफ्ट. तो वो सारी चीजें 439 में आ जाती हैं. देन कम्स 440 मिसचिफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार देख लिया जाता है, ऑल्दो सिर्फ सेक्शन का नंबर ही आता है ऑब्जेक्टिव्स में. इसमें फॉर एग्जाम्पल सम पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लड़के वगैरह, दे गो आउट एंड कुछ उपद्रव करने जा रहे हैं, पत्थरबाजी करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, एंड दे आर प्रिपेयर्ड कि अगर कोई सामने से आ भी जाएगा तो हमारे पास लाठियां हैं, हेलमेट्स रखे हुए हैं हाथ में, हॉकीज रखी हुई हैं. अगर ऐसा मिसचिफ करने जा रहे हैं और उस टाइम पे दे आर प्रिपेयर्ड विद लाठीज एंड डंडास एंड थिंग्स दैट दे कैन यूज टू कमिट एन ऑफेंस लाइक हर्ट और wrongful restraint or death, anything like that, then it comes under 440 of IPC. So I think इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी है. आगे बढ़ते हैं इसके साथ. देन कम्स क्रिमिनल ट्रेसपास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सा चैप्टर भी है, मुझे तो अच्छा लगता है एटलीस्ट. नाउ क्रिमिनल ट्रेसपास तो हम सब लोग जानते हैं, टॉर्ट्स में हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेसपास पढ़ा होगा. तो ट्रेसपास इज व्हेन यू आर ऑन अ प्रॉपर्टी एंड यू आर नॉट सपोज टू बी देयर एज पर द ओनर. जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या फिर उसका एजेंट भी हो सकता है, या एनीबडी हु हैज अ सेटल्ड पोजेशन, दैट पर्सन डज नॉट वारंट यू ऑन द प्रॉपर्टी, यू बीइंग ऑन द प्रॉपर्टी और यू एंटरिंग इन द प्रॉपर्टी. उस केस में अगर आप फिर भी वहीं पे हो, देन यू आर ट्रेसपासिंग. नाउ दो मेन चीजें मैंने यहां पे बोली. वन अबाउट ओनर. तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सपोज ये प्रॉपर्टी है जहां पे मैं बैठा हूं इस टाइम पे, I go out for some court case or anything that I'm traveling for, and I tell my clerk that कोई भी आता है तो उसे बैठा लेना. अगर ये बंदा आएगा ना, इसको मत बैठने देना, tell him that you go away, whenever I am back I'll deal with him. Now this person comes and he has criminal intention or something that he wants to do. अब वो अगर आ जाता है तो ये नहीं कह सकता कि मुझे ओनर तो मना नहीं कर रहा ना भाई, तो ये ट्रेसपास नहीं होगी. नहीं, तो इट्स नॉट दी ओनर ओनली जिसकी रिक्वायरमेंट होगी एक एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी विद क्रिमिनल इंटेंट को ट्रेसपास बोलने के लिए. इट्स ट्रेसपास इवन इफ इट इज नॉट द ओनर बट समवन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड समवन ऑथराइज्ड टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलाउड हियर, राइट. तो ऑफ कोर्स अगर कोई चोर घर में घुस रहा है, वो ये नहीं बोल सकता कि घर का मालिक तो था नहीं, उसका दोस्त बैठा था तो मैंने चोरी कर ली, ट्रेसपास भी नहीं है, कोई ऑफेंस भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा. So पहली चीज, it's immaterial. It just has to be someone who is authorized or who has some kind of possession of that property. Then we go ahead. दूसरा इसमें essential क्या है कि आपकी criminal intention होनी चाहिए when you are trespassing. तभी वो criminal trespass बनेगा, नहीं तो वो सिर्फ ट्रेसपास रह जाएगा. उसके लिए आप टॉर्ट वगैरह की रेमेडी देख सकते हो, डैमेज वगैरह की रेमेडी देख सकते हो, बट क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में नहीं बनेगा. सो ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास बनाने के लिए यू विल हैव टू ऐड क्रिमिनल इंटेंट.
Now someone might enter into a property and it is not a trespass, but afterwards when he is on the property it may become a trespass. अगर मैंने किसी को इनवाइट किया है अपने यहाँ पे, अभी तक तो वो ट्रेसपास नहीं है, बट नाउ द पर्सन इज trying to be shoddy, trying to do something that should not be done, has developed some criminal intent, चोरी कर रहा है या किसी के साथ मारपीट कर रहा है. Now I want this person out of the property and I've told him you go out of the property. अभी भी if he stays on the property, so अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो it's not only enter, it is entering or staying. Not just entering is trespass, entering or staying. So if you are staying after you have been told or after you know that you should not be there, it again is a trespass. ठीक है, so दो important चीजें, ओनर एंड इसमें अभी स्टेइंग कहाँ लिखा है? सर 441 में ही चेक करो. नहीं है. Let me check, नहीं तो शायद मैंने किसी जजमेंट में पढ़ा होगा, भूल रहा हूँ. रिमेन्स लिखा है, अनलॉफुल रिमेन. हाँ, रिमेन्स एंड स्टेइंग. सर वो टंडन सर भी छोटी छोटी चीजों में पकड़ लेते हैं. It says whoever entered. रिमेन्स भी नहीं दिखा ना मेरे को. रिमेन्स होता तो मैं मान जाता. मेरे को रिमेन्स भी नहीं दिखा. सर नीचे लाइन में देखो ना, और हैविंग लॉफुली एंटर्ड अनलॉफुली रिमेन्स. ठीक है समझ. राइट, ठीक है. ओके, ठीक है. सो ये हुआ क्रिमिनल ट्रेसपास. अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंटर इनटू अ प्रॉपर्टी, यू हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन. उस जो इंटेंशन है उसका इफेक्ट क्या है, यू इंसल्ट समवन, यू एनॉय समवन और यू इंटिमिडेट समवन, एंड दिस कैन हैपन ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. डज नॉट हैव टू बी अंडर द रूफ. हो सकता है आप किसी के यार्ड में घुसे हो, सिर्फ लॉन में हो या पीछे की तरफ बैकयार्ड में हो, किसी भी जगह पे हो सकते हो. इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ यू दैट एंटर्स इनटू द प्रॉपर्टी. Does not have to be the whole body into the property. It might only be your hand. आप किसी दीवार में कोई गड्ढा सा है, छेद है, उसमें से हाथ डाल रहे हो, that is also trespassing. So these are certain ingredients that we need to keep in mind. Then comes house trespass. House trespass का मतलब क्या हो गया, ऊपर हमने डिस्कस किया हाउस में क्या क्या आ जाएगा. अब आप अगर नॉर्मल एक लैंड पे जा रहे हो, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास. मगर अगर उस लैंड पे किसी का घर बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है, इट्स अ वेयर हाउस वेयर यू कीप योर प्रॉपर्टी, और ऐसी किसी चीज के लिए आप यूज करते हो, देन योर ट्रेसपास, योर क्रिमिनल ट्रेसपास बिकम्स अ हाउस ट्रेसपास. सो क्रिमिनल ट्रेसपास तो है ही, साथ में हाउस जोड़ दिया बस. उसके बाद वी कम टू लर्किंग हाउस ट्रेसपास. अब लर्किंग का मतलब क्या है, whenever you have prepared to conceal yourself, आप छुप छुप के जाते हो, आपने इंतजाम कर रखा है कि आपको कोई देख ना सके, कोई ऐसा इंसान जो आपको मना कर सकता है वहां पे होने से. अगर उससे अपने आप को छुपाने की आपने तैयारी करी है, then it becomes lurking house trespass. Then comes lurking house trespass by night. अगर आप रात को करेंगे, obviously it's an aggravated offense because no one is as active जैसे हम दिन में होते हैं. रात को आप उस चीज का फायदा उठा रहे हो तो एक ज्यादा aggravated offense हो गया. Then comes house breaking. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए हम 445 पे चलेंगे और फिर देखेंगे. मोटी मोटी बात ये है, हाउस ट्रेसपास जब होता है तो आप नॉर्मली एक जगह पे घुस गए, वहां पे रास्ता था, आप अंदर पहुंच गए. हाउस ब्रेकिंग तब हो रही है जब आप गलत तरह से अंदर गए हो, आपने ताला तोड़ा है, या आपने दीवार लांगी है, या आप विंडो से गए हो. तो कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करके, एडवेंचर करके अगर आप किसी के घर में घुसे हो, देन इट बिकम्स हाउस ब्रेकिंग, राइट. देन कम्स हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. अगेन रात को अगर करोगे, अच्छा नाइट का मतलब ये हम अपने आप से प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि 8 बजे के बाद रात होती है नॉर्मली हमारे यहाँ पे, या कोई बोलता है 5 बजे के बाद हो जाती है, किसी की आंखें कमजोर है उसको 2 बजे के बाद ही शायद रात दिखने लग जाती होगी. बट यहाँ पे हम देखेंगे आफ्टर सनसेट. तो गर्मियों में आफ्टर
सनसेट काफी लेट होता है एंड सर्दियों में काफी जल्दी दिखने लगता है उसका असर। तो अकॉर्डिंगली नाइट का मतलब यहाँ पे है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। तो उसके बीच में जब भी हो रहा है कोई भी ऐसा कारनामा तो उसको हम बाय नाइट बोल देंगे एंड इट बिकम्स एन एग्रीवेटेड ऑफेंस। ठीक है। नाउ कम्स पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हमें इसको ना ये चीजों के सामने आप टैग करके रख लेना कि किसकी पनिशमेंट कहाँ पे है, क्योंकि ये उस टाइम पे हमें याद आता नहीं है। तो एक चार्ट बना लेना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 441 तो हो गया सीटी क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 हो गया एचटी हाउस ट्रेसपास, देन वी एड एल टू द लेफ्ट, LHT, that's lurking house trespass 443. Then we add N to the end of it. It becomes 444 lurking house trespass by night. And then we have housebreaking and housebreaking by night. तो ये तो एक कतार में है, मगर इनकी पनिशमेंट्स बहुत अलग अलग दी हुई है। अब 446 तक हमें डेफिनेशंस मिलती हैं और 447 से हमें पनिशमेंट्स दिखनी शुरू होती हैं। 447 में 441 की पनिशमेंट है, वहां पे उसके सामने लिख लो 447 के सामने 441। 441 है क्रिमिनल ट्रेसपास, उसकी पनिशमेंट आपको 447 में मिल जाएगी। एंड 442 है हाउस ट्रेसपास, उसकी पनिशमेंट आपको 448 में मिल जाएगी। तो उसके साथ क्या, सो 441 442 को हमने 447 एंड 448 के साथ कनेक्ट कर दिया। दोनों की पनिशमेंट 3 महीने और 500 रुपए, ये भी हम साथ साथ लिख सकते हैं। देन इनके एग्रीवेटेड ऑफेंस ये एक जैसे ही हैं, एक पैटर्न में ही चल रहा है। तो वी जस्ट हैव टू सेट इट इन आवर माइंड्स कि हम सबसे पहले इनकी पनिशमेंट्स देखते हैं, फिर उसके 3 एग्रीवेटेड पार्ट्स देखते हैं कि आप जब हाउस ट्रेसपास करोगे इन ऑर्डर टू कमिट डेथ, इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ, इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ये 3 चीजें देख ली, फिर हम उसके बाद बाकी अगली चीजों पे आते हैं। इसके साथ साथ एक एग्रीवेटेड ऑफेंस और है 452 में, विच इज when you commit house trespass after preparation for hurt, assault and wrongful restraint, स्पेसिफिकली दे दिया 452 में। ये एग्रीवेटेड ऑफेंसेस हो गए 449 से लेके 452 तक। देन कम्स 453 जो 443 एंड 445 की पनिशमेंट देता है। 441 एंड 442 की पनिशमेंट हमने 447 एंड 448 में देखी। उसके बाद हमने उनके एग्रीवेटेड ऑफेंसेस देखे अगले 4 सेक्शंस में। उसके बाद हम फिर से डेफिनेशंस पे वापस आए, सॉरी पनिशमेंट्स पे वापस आए। तो 453 ने हमें पनिशमेंट बताई 2 चीजों की, 443 एंड 445। तो कौन कौन से कवर हो गए, 441 एंड 442 कवर हो गया था ऊपर ही। नाउ 443 एंड 445 कवर हो गया है। 453 में क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, दोनों की एक साथ एक जितनी पनिशमेंट है। अब इसके बाद 2 सेक्शंस इनके एग्रीवेटेड ऑफेंसेस के लिए। सो लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, एंड अगला है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, एग्रीवेटेड ऑफेंसेस। उसके बाद हम वापस पनिशमेंट पे आते हैं। ऊपर हमने क्या देखा था, पनिशमेंट दी 2 सेक्शंस में 447 448 में, 4 उसके एग्रीवेटेड ऑफेंस बता दिए। फिर हमने एक पनिशमेंट देखी, उसके 2 एग्रीवेटेड ऑफेंस बता दिए। फिर हम फिर से एक और पनिशमेंट पे आते हैं 456 पे, जो है हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की। तो ये बाय नाइट वाले कौन से हैं, 444 एंड 446। नॉर्मल वाले कौन से थे, 443 एंड 445। नाइट वाले हो गए 444 एंड 446। फिर सिमिलर पैटर्न में इनके एग्रीवेटेड 3 एग्रीवेटेड ऑफेंस इसके बाद बता दिए। In order to commit offense punishable with imprisonment, with preparation for hurt, assault or wrongful restraint, and grievous hurt caused while committing lurking house trespass or house breaking. ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर वालों के साथ। देन 460 ये हमें जॉइंट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का रूल देता है। जितने भी लोग एक साथ लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग में कंसर्न्ड हैं, वो सारे के सारे एक चीज के लिए पनिश किए जाएंगे।
ऐसा ही कुछ हमने 34 में भी देखा था, 149 में भी देखा था, बाकी भी और ऐसे ऑफेंसेस हमने और ऐसे रूल्स देखे थे। उसी तरह से 460 भी देता है। So all persons jointly concerned in lurking, house trespass or house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them. So one of them has caused it. अच्छा, 460 और 449 जब हम अंदर से पढ़ेंगे ना तो हमें कंफ्यूजन आएगी। 449 है हाउस ट्रेसपास in order to commit offense punishable with death, and 460 है all persons jointly concerned etc etc house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them. यहाँ पे caused है, यहाँ cause कर चुका है, और यहाँ पे it is immaterial कि cause हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे बस ये दिखाना जरूरी है कि आपने हाउस ट्रेसपास किया था to do something punishable with death, not caused though, right? यहाँ पे सिर्फ आपको इंटेंशन दिखानी होगी कि आप इस चीज के लिए आए थे, और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा 460 में कि सही में किसी ने कुछ एक्टिवली किया जिसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज हुई है, और उस एक्टिविटी में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा और उन सब लोगों के ऊपर 460 लगाया जाएगा, राइट? देन 461 एंड 462 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 461 462 कई बार एग्जाम में देखे जाते हैं। 461 is dishonestly breaking open receptacle containing property. So there is some box, receptacle is something that can contain other things, smaller things. So any receptacle that is there and you believe that there is property in it. So section की भाषा अगर आप देखोगे तो वो कहता है you believe कि उसके अंदर प्रॉपर्टी है। अब अगर इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं निकली तो एक तरह से तो ये ऑफेंस करना इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मगर व्हाट वी हैव टू नो इज कि द ऑफेंस इज अबाउट ब्रेकिंग ओपन द रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी। उसके अंदर से कुछ लेके भागोगे तो अलग से चोरी अलग से लगेगी, और रिसेप्टिकल को तोड़ने का ऑफेंस अलग है, ठीक है? सो रिसेप्टिकल को डिसऑनेस्टली आपने ब्रेक ओपन किया है। डिसऑनेस्टली का मतलब हमें कौन से सेक्शन में पता चला था आईपीसी के? एनीबडी? कौन सा मैम? 39 39 तो बहुत दूर चले गए, 39 में कुछ और है। 39 में वॉलेंटरीली होना चाहिए। 26 मतलब कहीं पे भी कुछ भी। 26 is about clerk, wife and husband. देखते हो 23 के आसपास देखो। 24 सो 24 में हमें पता चलता है कि एक इंटेंशन होती है डिसऑनेस्टली नाम से, जहां पे आप रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो। अगर आपकी वो इंटेंशन है और उस इंटेंशन के साथ आपने किसी रिसेप्टिकल को ब्रेक ओपन करने की कोशिश करी है या कर दिया है, देन वहीं पे वो अपराध हो गया 461 का। अब उसमें प्रॉपर्टी थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट यू बिलीव्ड दैट देयर वाज प्रॉपर्टी एंड यू डेवलप्ड द काइंड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन दैट इज नीडेड, एंड एज सून एज यू ब्रेक ओपन द रिसेप्टिकल इट बिकम्स एन ऑफेंस अंडर 461। जब हम एक एग्जांपल करते हैं थेफ्ट का कि दैट ए वेंट टू द हाउस ऑफ बी, ही ट्राइड टू ओपन द अलमीरा, ही देयर वाज नथिंग इन द अलमीरा, नो थेफ्ट फाउंड, तो उसमें हम ये ऑफेंस लगाएंगे फिर उसकी जगह, मतलब दैट ही नहीं, मैंने ना तभी मैम ये अलग से बताया कि इम्पॉसिबिलिटी में भी लगेगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस रिसेप्टिकल तोड़ते ही हो जा रहा है। और थेफ्ट में जब आप थेफ्ट करते हो और किसी जगह से किसी सामान को तोड़ के वो थेफ्ट करते हो, तो क्या इस सामान को तोड़ देना थेफ्ट हो जाता है? थेफ्ट तो तब तक नहीं होती ना जब तक आप सामान उठा के किसी की पोजेशन से बाहर नहीं लेके जाते विदाउट कंसेंट। हाँ, तो मैं आई एम आल्सो सेइंग द सेम थिंग दैट हम इसीलिए वो एग्जांपल सही पढ़ते हैं, मतलब दैट नो थेफ्ट मेड आउट बट दिस 461 मेड आउट दैट। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। अब क्योंकि जैसे थेफ्ट में हमने क्या देखा
अगर किसी की पॉकेट में, मैं पॉकेट मारने जा रहा हूँ, किसी की पॉकेट में कुछ है नहीं और मैंने फिर भी हाथ मारा और मुझे कुछ नहीं मिला, अगर 461 के हिसाब से इस चीज को देखा जाए तो यू नो अपराध नहीं बनना चाहिए था फिर, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मगर यहाँ पे ऑफेंस जो है वो है चीज को ले जाने के बारे में। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू आर डूइंग इट और व्हाट यू आर ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू डू इट। यहाँ पे ऑफेंस क्या है? इट्स अबाउट ब्रेकिंग द थिंग, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर टेकिंग अवे। और यहाँ पे इट्स अबाउट व्हाट यू आर टेकिंग अवे। तो आपकी अगर इंटेंशन थी उसकी जेब से कुछ निकालना, आपको चाहे मिला या नहीं मिला, आपको सजा मिल जाएगी, राइट? So all those courier partners who try to break open your parcel are being punishable under this section. मैम पार्टनर्स की बात कर रहे हो तो वो तो ऑथराइज्ड है ना अपने आप में ये सारी चीजें करने के लिए। But that is your parcel, na? That is not their parcel. अब You have डिपेंड given the करता है फिर custody. उसका वो। एंड पार्सल एक अलग चीज है और रिसेप्टिकल एक अलग चीज है। पार्सल इज एन एनवेलप और समथिंग, रिसेप्टिकल इज अनदर थिंग व्हिच कंटेन्स प्रॉपर्टी। तो ये एक तरह से ये Sir, एग्जांपल लिया जा parcel सकता जैसे है। हमारा courier है, Amazon का courier है, डब्बे में हम्म, आएगा, ठीक है? हाँ, अब that has been sealed for you because you have ordered it. हम्म, So if the courier boy is delivering that, and sometimes we share this video ना on Facebook, और कि भाई वो जो होते हैं वो खोल लेते हैं उसको और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। so they must be punishable under this section, ना, right? हाँ, रिसेप्टिकल में फिर ये आ जाना चाहिए। अगर आप एक डब्बे की बात कर रहे हो, आ हम्म। जाना चाहिए इसके अंदर। वी कैन So it रीड has मोर to be a अबाउट। box जिसके अंदर वो चीज पैक की गई हो। यस, करेक्ट। तो एनवेलप में भी तो सर चिट्ठी पैक करी जाती है ना। अब मैम उसे रिसेप्टिकल में हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, वील हैव टू रीड अबाउट इट। मे बी व्हेन Okay. वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट और हम एग्जांपल्स देखें, केस लॉज देखें, तो हमें बेटर समझ आएगा। बट रिसेप्टिकल में जितना मैंने रीड किया है, आई हैव नॉट फाउंड एनी एग्जांपल व्हिच टॉक्स अबाउट एनीथिंग like an envelope. It always is about something that, something can keep property, tangible चीज कोई। tangible तो चलो envelope भी है, but something like a box, एंड मोस्टली right? उसमें लिखा ही रहता है कि डोंट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन, हम्म। तो वी कैन टेक दैट एज वेल। मेनली जो एग्जांपल्स यहाँ पे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे ट्रेन वगैरह में आप जा रहे हो एंड देयर इज अ बॉक्स कहीं पे पड़ा है, किसी और का है, और आप उसे खोल के देख लेते हो, उसमें से सामान निकालने की कोशिश करते हो, बिकॉज नॉट एवरीवन इज डिलिजेंट इनफ टू पुट अ लॉक ऑन एवरीथिंग दैट दे हैव। एंड अगर लॉक है भी, आप उसको तोड़ के देखते हो अंदर क्या है। तो उन चीजों का ज्यादातर यहाँ पे उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। सो 461 इज टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड देन वी हैव punishment for the same offense, 461 wala offense, when the person has been entrusted with custody. So maybe you have told your driver that I entrust you with this property, I'll be here and there, and you don't open it up or do something else, और वो फिर भी तोड़ के देख लेता है। या फिर if you have entrusted your property to the bank and they are opening a jewel box or whatever box you have kept there, उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं, जो भी रखा हो, उन्होंने देख लिया उसे खोल के तोड़ के, तो दैट कम्स अंडर 462। ठीक है? इसी तरह से हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखा था। वहां पे भी व्हेन इट इज अ सर्वेंट और समवन यू हैव इंटरेस्टेड योर प्रॉपर्टी टू, इट बिकम्स एन एग्रीवेटेड ऑफेंस। कौन से सेक्शन में था वो? फोर 405 से 409 के बीच में। वॉर फिंगर्स के बारे में बात होती है, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात 406 होती है। is criminal breach of trust. सॉरी, 406 is criminal breach of trust. 406 is punishment, I guess. Yes, it's punishment. 405 is criminal breach of trust. And when there's it's done by a clerk or servant, it's an aggravated offense under 408, right? और पब्लिक सर्वेंट, बैंकर्स वगैरह 409 में आ जाते हैं। So what is the difference between 408 and 462? एक मिनट। सो 408 टॉक्स अबाउट सर्वेंट एंड 409 पूछा आपने? मतलब सर जो हमने इंटरेस्ट कर दिया इसमें आपका 408 में भी 409 में भी और 462 में भी, द पर्सन हु वाज entrusted with the custody has now break open the particle, तो दोनों में तो डिफरेंस क्या हुआ?
सो इंग्रेडिएंट है ना यहाँ पे कि आप एक रिसेप्टिकल को ब्रेक ओपन कर रहे हो। यहाँ पे रिसेप्टिकल की बात कहाँ करी गई है 408 में? यहाँ पे तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एंट्रस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू अ रिसेप्टिकल। 461 462 में इट्स अ रिसेप्टिकल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली। Okay, but that is a wider term, including any type of property. But 462 is talking only about a receptacle. करेक्ट, करेक्ट, राइट, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब हम, अच्छा हमने अभी 445 देखना है एक बार। लेट्स कम टू 445 प्रॉपर्ली, एक बार अंदर से देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिया गया है हमें। सो 445 अ पार्ट ऑफ हाउस ट्रेसपास, जिसके अंदर एक एग्रीवेटेड ऑफेंस बनता है हाउस ब्रेकिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? हाउस ट्रेसपास देखा है, पहले क्रिमिनल ट्रेसपास देखा विच इज द बेसिक ऑफेंस, डेफिनेशन क्लॉज है। उसके बाद इसको एक ऑफेंस बनाने के लिए आप उसमें क्रिमिनल इंटेंशन जोड़ते हो, हाउस जोड़ देते हो, लर्किंग कर देते हो उसमें, या फिर उसे बाय नाइट कर देते हो। तो हमने ये ऊपर से हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया था, CT, HT, LHT एंड LHTN। सो फर्स्ट वी हैव जस्ट CT, फिर हम C को H बना देते हैं, हाउस बना देते हैं, फिर लेफ्ट में L लगाते हैं और एंड में N लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चार चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हाउस ब्रेकिंग है और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हाउस ब्रेकिंग। Housebreaking is when a person is said to commit housebreaking who commits house trespass। तो पहली बात, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है कि हाउस ट्रेसपास होना चाहिए, जो हमने ऊपर देखा। कौन से सेक्शन में देखा? CT के बाद HT, 441 442। सो 442 में हमने हाउस ट्रेसपास देखा। इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस, वो एंट्रेंस किस तरह से करता है इस चीज पे बेस्ड है कि वो हाउस ब्रेकिंग होगा या नॉर्मल हाउस ट्रेसपास होगा। He effects his entrance into the house or any part of it. It can be a backyard as well. In any of the 6 ways, ये नंबर हमें याद रखना है। 6 ways, कई बार इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ग्रीवियस हर्ट का क्वेश्चन है। ग्रीवियस हर्ट पे कई बार क्वेश्चन बनता है कितने तरह के ग्रीवियस हर्ट दे रखे हैं? 8 तरह के दे रखे हैं। प्राइवेट डिफेंस पे बनता है कितने तरह के ऑफेंसेस पे प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है। 376 पे बनता है कितने उसके सब क्लॉजेस हैं। तो ये कुछ नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। सो 6 ways हेयर इन आफ्टर डिस्क्राइब्ड। हेयर इन आफ्टर कौन से? ये नीचे दे रखे हैं 6। और इफ बीइंग इन द हाउस, अब देखो बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द 6 ways। सो हाउस ब्रेकिंग, आप ब्रेकिंग अंदर से भी कर सकते हो और बाहर से भी कर सकते हो सकता है कि मैं एक वैलिड और एक लॉफुल तरीके से अंदर आया था, बट मैं क्रिमिनल इंटेंशन के साथ आया। वो सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रेसपास था, अभी तक मैं ऐसे आया था। अब पता चला कि जिस जो घर पे नहीं था वो घर आ चुका है और उसने ताला वाला लगा दिया है, या बाहर से ताला लगा के चला गया है। अब मेरे को बाहर जाने के लिए या तो वो कुंडी तोड़नी पड़ेगी, या खिड़की से जाना पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं वैसा कर रहा हूं तो मैं बाहर जाते हुए हाउस ब्रेकिंग कर रहा हूं, अंदर आते हुए नहीं कर रहा। तो इट कैन बी आइदर वेज। So first of all, if he enters or quits through a passage made by himself, he has made it himself, or by any abettor of the house trespass, उसके साथ का कोई भी साथी, in order to committing the house trespass. So first thing first, जो नॉर्मल दरवाजे बनाए गए हैं आने जाने के लिए, वो यूज ना करके आप कोई और तरीका यूज करते हो जो आपने खुद तैयार किया है। मे बी यू ब्रेक अ वॉल, मे बी you break a window or something like that, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। So you have made that passage for yourself. Then secondly, if he enters or quits through any passage not intended by any person other than himself or the abettor for human entrance, कोई और पैसेज जो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए नहीं है। सपोज हमारे यहाँ घर के सामने एक बार चोरी हुई थी, कुछ छोटे छोटे बच्चे वेंटिलेटर की जगह में से घुस रहे थे अंदर, और आराम से मतलब 5-6 दिन तक उन्होंने अंदर सारा सामान धीरे 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 साफ किया। सुबह सुबह आते थे, वेंटिलेटर की जगह से अंदर घुस जाते थे, अंदर बैठ के सारा सामान धीरे धीरे अपनी बोरियों में बिना आवाज करे डालते थे, और फिर रात को वेंटिलेटर के ही रास्ते बाहर निकल जाते थे। सो एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस
which is not made for humans. है ना? So obviously ventilator वाली the little circle that we have for ventilators, हम में से तो आई होप कोई नहीं यूज करता उसके लिए, उसको एंट्रेंस और एग्जिट के लिए. तो अगर कोई और कर रहा है with a criminal intention, then it becomes house breaking. Or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over the wall. Again, it is अगर आप दीवारों से चढ़ के जा रहे हो तो it's not a way prescribed or stipulated or expected for humans to enter into a house or building unless and until you are Peter Parker. ठीक है? So scaling and climbing plus an unusual way of entering, ये दोनों चीजें secondly के अंदर आ जाएंगी. Then comes thirdly, if he enters or quits through any passage which he or abettor of the house trespass has opened in order to committing of house trespass by any means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened. जिस तरह से हमें एक चीज को खोलना था, हमने उस तरह से उसको नहीं खोला है, हम कुछ अलग तरह से घुसे हैं या अलग तरह से आए हैं उसके अंदर. अब इसका क्या एग्जाम्पल है वो हम इलस्ट्रेशंस के अंदर देखेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा. Then comes fourthly, if he enters or quits by opening any lock in order to committing of house trespass in order to committing of the house after a house trespass. अगर आप लॉक खोल के आए हो कहीं से, आपने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली या फिर आप सीधा ही तोड़ के आ गए अंदर, तो अगर आपने लॉक वगैरह तोड़ा है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी. ऐसे ही हमारे साथ हुआ था. देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माय डैड, ही came to him, asked him कि ये प्रॉपर्टी मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, he wants to come and live as a tenant. तो obviously he trusted him, he gave away the key. तो वो चाबी लेके जाते हैं भाई साहब, एक डुप्लीकेट बनवा लेते हैं और वापस दे देते हैं कि मैंने दिखा दिया है, and he'll come back to us if he wants to take the house. Or now we would not visit the house very frequently. कोई ऐसा कोई वो नहीं था, एंड वी वर नॉट लुकिंग आउट फॉर टेनेंट्स. उन्होंने बोला तो हमने कहा चलो दिखा लो. 6-8 महीने बाद एक बार देखने गए तो वहां पे आराम से वो अंकल बैठे हुए हैं बाहर लॉन में, बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड आंटी खाना बना रही हैं, और हम सब देख के दंग कि ये मतलब हाउ डिड दिस हैपन. और फिर बहुत रोना हुआ था, एंड लॉट ऑफ इट हैपेंड. वी टुक एन अपॉलजी एंड स्टफ, बाहर निकाला, फिर he paid some money as well for the time that he spent there. So if something like that happens, अगर आप किसी से ऐसे चाबी ले जाते हो गलत तरह से और फिर आप वो खोल लेते हो, एंट्री कर लेते हो, that also is house breaking. Fifthly, if he effects his entrance or departure by using criminal force or committing an assault or by threatening any person with assault. अब कोई गार्ड वगैरह खड़ा है जो आपको रोकने के लिए, आप उसको धमका के, भाई मेरे चाचा विधायक हैं या मैं विधायक हूँ, और असॉल्ट किया, थप्पड़ वप्पड़ मारा, अंदर घुस गए. दिल्ली और यहाँ ईस्ट दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव में तो बहुत चलता है, सबके चाचा कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और चाचा ही हैं घर में, और कोई नहीं होता, अपना नहीं होता कोई भी, वो चाचा ही होते हैं. So if you are entering a house by such assault या by threatening, तो ऑब्वियसली गार्ड एक लिमिट के आगे तो नहीं बोल पाता ज्यादा. तो आपने इस तरह से अगर किसी को हटाया है और आपने एंट्री ली है, देन अगेन इट्स हाउस ब्रेकिंग. देन कम्स सिक्सथली, if he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or abettor of the house trespass. अब किसी ने लगाया था, पीछे से कुंडी लगाई थी और चाहा था कि इसको कोई ना खोले, और आप उसको खोल के आए हो, तो obviously it again is something that one would not expect from anybody else who's not the owner of the house. So अगर आपने ऐसा किया, again it becomes house trespass. अब जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं उसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इलस्ट्रेशंस में, तो हमें 445 एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. I am only taking time for 445 because this is very important and comes in the examinations a lot of times. And mostly जो offense बनता है वो बनता भी house breaking का ही है, क्योंकि नॉर्मली कोई खुले घर आजकल की डेट में तो होते नहीं है ना, पहले हुआ करते थे. आजकल तो अच्छे से सब सिक्योर्ड है, गेट्स एंड एवरीथिंग, तो ज्यादातर हाउस ब्रेकिंग का ही बनता है. तो राइट नाउ आल्सो वी आर प्रोसिक्यूटिंग अ पार्टी जिनका दे आर ट्राइंग टू मेक अ होटल जस्ट बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट,
एंड वो काम करने के लिए व्हाट दे डिड वाज, इनका अच्छा खासा ढाबा चल रहा था, कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था, रात को जाते हैं एंड एक दीवार गिराई पीछे से, अंदर से ही फिर जो मतलब रूम की दीवार थी उसको भी गिराया, इनका अंदर मैकेनिक का सामान था, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट, सारा सामान ढाबा वाबा सब कुछ उठाया, बाहर फेंक दिया। तो इसमें क्या ऑफेंस बना? द ऑफेंसेस, एक तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट and house breaking. So house trespass will be aggravated to house breaking because you have entered not in accordance to the natural way of doing it, right? तो उनके ऊपर ये सारे ऑफेंस बन गए, साथ में चोरी का भी साथ में बना। आगे जाके एक ऑफेंस आएगा, आई थिंक इट्स 456, जिसके अंदर चोरी साथ में है एंड वो एग्रीवेट हो जाता है, सो वो भी उनके ऊपर साथ में बना। सो हाँ, लेट्स कम टू इलस्ट्रेशंस। उससे पहले एक्सप्लेनेशन है। एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस and between which and such house there is an immediate internal communication is a part of the house within the meaning of this section. अब जो बड़े बड़े घर जैसे यहाँ पे देहरादून में बहुत सारा एरिया है, मोस्ट ऑफ द एरिया इज विच वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो उनके यहाँ पे क्या होता था, किस तरह से घर बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की एक जगह है यहाँ पे, FRI नाम से, तो उनके घर कैसे होते हैं कि ऐसे घर होगा लंबा सा, और यहाँ पे उनको अकोमोडेशन दी हुई है एकदम बीच में, पीछे की तरफ छोटी सी एक जाफरी बोलते हैं उसे, जाफरी होती है जहाँ पे आप मतलब अब लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट जिनका घर जिनको मैं जानता हूँ वो यहाँ पे डॉग्स रखते हैं, स्ट्रे डॉग्स कैन कम एंड ईट एंड स्टफ, एंड यहाँ से उनकी एक एंट्रेंस होती है, यहाँ पे एक छोटा सा आउट हाउस और छोटा सा एक वॉशरूम होता है, और बाकी पूरा का पूरा खेत एंड मैदान, बहुत लंबा चौड़ा सीन होता है। तो अब अगर किसी ने ट्रेसपास किया है इस घर के अंदर और वो यहां से कुछ चुरा के ले जाता है या यहीं से अंदर घुसता है और इसी में हाउस ब्रेकिंग एंड स्टफ करता है, तो क्या वो हाउस ब्रेकिंग सिर्फ इतने पार्ट के लिए मानी जाएगी या ये पूरे पार्ट के लिए मानी जाएगी? वो पूरे पार्ट के लिए मानी जाएगी, बिकॉज वो क्या कह रहा है, इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द हाउस जहां जिसके बीच में और मेन हाउस के बीच में इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन है। यहाँ किचन से भी अगर आवाज मार दी तो आवाज चली जाती है, इट्स एन इमीडिएट कम्युनिकेशन, देयर इज नो बाधा एज सच, राइट? तो ऐसे हाउसेस में इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द हाउस, वो हमने ऊपर भी डिस्कस किया ही था, यहाँ पे उन्होंने बोला है इट कुड बी एनी पार्ट हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट। तो ये कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं याद रखने वाले, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड थिंग्स दैट वी शुड आल्सो रिमेंबर एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। लेट्स कम टू इलस्ट्रेशंस क्विकली। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस। ये आप लोग अपना माइक यूज करके मुझे बताते रहना कि ये किस से 1 से लेके 6 तक किसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। A commits house trespass by making a hole through the wall of Z's house and putting his hand through the aperture. This is house breaking. कहाँ पे? 1 से लेके 6 तक कहाँ पे? सेकंड, Okay. Third. ठीक है, एक तरह से तो मैं कहूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, तीनों के इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं। So first one says if he enters or quits through a passage made by himself or the abettor in order to effect the trespass, ये भी हो सकता है because he has made it himself. Secondly, it says that human entrance के लिए जो नहीं बना है वहां से आ रहे हो, I think secondly will not apply because it is about an entrance which is already there but not for the purposes of human entrance. ठीक है, here you are actually making something yourself, you are making a hole, so first में तो fit होता है। Thirdly, if he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of house trespass by means by which the passage was not intended by the occupier to be opened. ठीक है, तो ऊपर आपने क्या है, मेड बाय हिमसेल्फ, ओपन बाय हिमसेल्फ। मेड का मतलब मेरे ख्याल होल से होगा, एंड ओपनड का मतलब होना चाहिए दैट हाउ डू वी पुट इट हेयर, चलो वील गेट बैक टू इट। लेट्स कम टू बी। यहाँ पे तो फर्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये फर्स्टली के साथ लगेगा, इलस्ट्रेशन ए फर्स्टली के साथ लगेगी because he has made it himself. Then comes A commits house trespass by creeping into a ship at a porthole between decks. ये कहाँ पे आएगा?
दिस विल बी सेकंड, क्योंकि पोर्ट होल से अंदर जा रहे हो, you are creeping into a deck. Obviously, it is not meant for human entrance. So it comes under secondly. ठीक है? Next one, C commits house trespass by entering Z's house through a window. This is housebreaking. Now, Firstly again. firstly, में ma'am, you have made it yourself, na? How do we put it under firstly? ये आई थिंक थर्डली में आना चाहिए, बिकॉज विंडो इज समथिंग दैट यू वुड नॉट यूज टू एंटर इनटू अ To हाउस, enter. Right. एंड वहां पे क्या कह रहा है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of house trespass by means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened. वहां से आना जाना ऑक्यूपायर नहीं करेगा नॉर्मली, क्योंकि ऑक्यूपायर तो अपने वहीं से आएगा ना, हम में से कोई जाता है क्या खिड़की से घर में? तो what occupier has not intended, you are using it as a means of entrance, then you come under thirdly. So you are using window instead of a door, so that comes under thirdly. तो C को हम thirdly कह सकते हैं. Then A commits house trespass by entering Z's house through the door, having opened the door which was fastened. This is house breaking. ये तो easy ही है. 6th में आ जाएगा. करेक्ट. तो जो फैशन हो रखा था, इट वॉज फैशन अगेंस्ट, एंड आपने उसको खोला है, तो इट बिकम्स हाउस ब्रेकिंग. ठीक है? देन A commits house trespass by entering Z's house through the door, having lifted a latch by putting a wire through a hole. It's Now you're fourthly. putting, okay, opening any lock, correct. So opening any lock की वजह से ये हो गया fourthly. So E comes under fourthly. Then A finds the key of Z's house, which Z had lost, and commits the house trespass by entering Z's house, having opened the door with that key. Again, fourthly. Something like the example that I had given, only that he had taken the key from us by deception. Then after F comes, Z is standing in his doorway. A forces a passage by knocking Z down. मुक्का मार के अंदर घुस गए. It's So 5th. G में क्या आएगा? फिफ्थ वन. असॉल्ट किया है आपने, राइट? सो G में फिफ्थ लिया जाएगा. Then comes Z, the doorkeeper of the Y is standing. A commits house trespass by entering the house, having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. यहाँ पे आपने threat दिया, असल में उसे मारा पीटा नहीं है, सिर्फ threat से भी आपका काम चल जाएगा, and you will fall under fifthly, 5th. right? तो यहाँ पे I think हमने successfully house breaking cover कर लिया. कोई confusion नहीं होनी चाहिए. बाकी आगे तो हम इसे अच्छे से करेंगे ही केस लॉस के साथ, right? अब आगे बढ़ते हैं. कहाँ तक पहुंच गए हम? 461 तक. हम्म 461, 462 हमने सब कवर कर लिया. नाउ कम्स फॉर्जरी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो हम बहुत आराम से टाइम देंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, और यहाँ पे हम बंद भी कर देंगे. लेट्स कम टू द बेयर एक्ट 463, जहां से फॉर्जरी शुरू होती है. नाउ पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि फॉर्जरी अलग है, फॉर्जरी एक अलग चीज है, फ्रॉड अलग चीज है, डिफ्रॉडिंग अलग चीज है, चीटिंग अलग चीज है. ये सारी चीजें अलग अलग है, और हम इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं. ठीक है? सो पहली चीज और दूसरी चीज फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस.
जो हम 191 192 में देखते हैं वो भी अलग है. So these all are different things, and we have to bifurcate and trifurcate, accordingly, according to our need of understanding. Okay. So first of all, 463 forgery की बात करता है. What it says is whoever makes any false document. तो पहली चीज यहाँ क्लियर क्या हो जाती है कि मेकिंग फॉल्स एविडेंस और फॉर्जरी में कुछ डिफरेंस है. ठीक है. तो फॉर्जरी का मीनिंग बताने के लिए दे स्टार्टेड लाइक whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to public or any person or support any claim or title, cause any person to part with property, enter into an express or implied contract, or with intent to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery. अब देखो कितने सारे पार्ट्स हो गए हैं इसके अंदर. पढ़ते पढ़ते मतलब ये रियलाइज हुआ कितनी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. और इन सारी चीजों में हम कंफ्यूज, मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ हमारी क्लास में मुझे भी अभी इतनी सारी कंफ्यूजन है इसमें. हम सब लोग अच्छे से इसे ट्राइफरकेट बाइफरकेट नहीं कर पाते. तो बहुत धीरे पढ़ना जरूरी है और उसको मार्क करते हुए चलना जरूरी है. इफ यू कैन मेक अ लिटिल चार्ट आउट ऑफ इट, डू मेक इट, बिकॉज दैट विल हेल्प. ठीक है. सो अब इनको मार्क करते हुए चलते हैं कि इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है हमारे पास जो हमें ध्यान में रखने. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी से कि मैंने फॉर्जरी करी है तो उसका मतलब क्या होगा. उसका मतलब ये होगा I have made a false document. First thing, I have made a false document. Second, or a part of the false document. मैंने एक false document बनाया या उसका कोई part बनाया है. हो सकता है एक पूरा agreement हो सकता है एक मे बी मैं अपना बेल बॉन्ड बना लूं, या हो सकता है मैं उस बेल बॉन्ड का सिर्फ जो श्योरिटी वाला पार्ट है या एफिडेविट वाला पार्ट है उस चीज में कोई ना कोई घपला करूं. मे बी जो साइंस वगैरह हैं, जो साइन है वो गलत तरह से लगाऊं, सील गलत तरह से लगाऊं, या किसी और के नाम का साइन कर दूं, किसी और की सील लगा दूं. ठीक है. सो आई मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ इट. अब ये बीच का छोड़ दो, इंटेंशन को अभी छोड़ दो, इंटेंशन एक अलग पार्ट है. डैमेज और इंजरी करता हूं मैं टू पब्लिक और एनी पर्सन, ये तीसरा इंग्रेडिएंट है. ठीक है. सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट, आई मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट. सेकंड, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट. थर्ड, मैं इंजरी करता हूं पब्लिक या एक इंडिविजुअल पर्सन को, ये तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया. ठीक है. ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए. मैं क्या क्या एक्ट कर सकता हूं, क्या क्या एक्ट मैं इसके अंदर कर सकता हूं. और उसके बाद अब आती है इंटेंशन. मेरी ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं इसमें किस किस तरह की इंटेंशंस हो सकती हैं. तो दो भागों में बांट लिया हमने फॉर्जरी को. पहले हमने देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं. आई मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और आई मेक अ पार्ट ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट उसका रिजल्ट क्या होता है. आई डैमेज और इंजर पब्लिक और एन इंडिविजुअल पर्सन. अब इसको फेंक दो साइड में, इतनी बात हमें समझ आ गई. अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं जो इंटेंशन पार्ट है, मेंटल पार्ट है, रिलेटेड टू माइंड. अब वो इंटेंशंस क्या क्या हो सकती हैं. विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी तो हमने पहले ही देख लिया जोड़ के पब्लिक एंड इंडिविजुअल के साथ. ठीक है. सो इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी. सेकंड, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल. मैंने कोई गलत तरह का पेपर बनाया जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरे को दी गई थी या मेरे खाते में आनी चाहिए थ्रू इनहेरिटेंस. आई एम सपोर्टिंग एनी क्लेम और टाइटल. तीसरी इंटेंशन क्या है मेरी, क्या हो सकती है. टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी. मैंने किसी को डिसीव किया है कि सर इस पे साइन कर दो, या मैं अपनी बीवी को जाके बोलता हूँ इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है फटाफट इसको साइन कर दो, मुझे बैंक जाकर जाना है. और पता चला कि मैंने साइन किस चीज पे कराया है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो मेरे माँ बाप से आई थी मैंने रिलिंक्विश कर दिया अपने पतिदेव को. तो आई हैव डन समथिंग, आई हैव मेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट. ठीक है. एंड I have caused a person to part with the property, part with his or her property, and she has parted, right?
उसके अलावा मेरी इंटेंशन क्या हो सकती है? टू मेक समवन एंटर इनटू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अगेन आई एम मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट which looks fine on the face of it, but अंदर ही अंदर I have maybe मैं किसी और का साइन लेके आ जाता हूँ. It looks like someone else has made that agreement and this person was expecting कि हाँ इनका agreement आने वाला है, मैं इसको साइन कर दूंगा, और वो साइन कर देता है. So he has entered into an express contract with me or whatever I want to do. 50 तरह के उसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से किसी ने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर ली है जो जो वो नॉर्मली ना करता. आई हैव मेड हिम टू डू दैट यूजिंग whatever deception I am using or whatever dishonest trick I am working on. I've used that. ठीक है. और with the intent to commit fraud. ये हो गया 5वां. तो मैंने बोला ना कि फ्रॉड भी अलग है, फॉर्जरी और फ्रॉड अलग है. तो अब देखो हमने 3 चीजें यहां पे देख ली. फॉर्जरी, मेकिंग फॉल्स, फॉर्जरी, फ्रॉड एंड मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट. इनको कितनी बार हम एक जैसा ही समझते हैं, मगर एक जैसे हैं नहीं. ठीक है. सो फॉर्जरी सबसे पहले वाइडेस्ट टर्म है जो हमने यहाँ पे देखी है. फॉर्जरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज किया 2 इंग्रेडिएंट्स को, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड देन एडिंग इट विद सम इंटेंशन. ठीक है. और उन इंटेंशन में से एक इंटेंशन है कि फ्रॉड कमिट हो सकता है. इट इज वन ऑफ द इंटेंशंस. समझ आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो रही है सबको कि ये 3 चीजें कैसे अलग हैं? फॉर्जरी की डेफिनेशन हमने पकड़ी कि फॉर्जरी क्या होती है. फॉर्जरी में उन्होंने बताया कि फॉर्जरी बनाने के लिए आपको एक तो एक्ट करनी होगी. वो एक्ट क्या होगी? मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट. और उसके साथ जब इंटेंशन जोड़ोगे तब जाके फॉर्जरी होगी. राइट. मेरा एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना और उस फॉल्स डॉक्यूमेंट से किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दलवाना, क्लेम, कोई टाइटल सपोर्ट या क्लेम करना, या कोई इंजरी किसी को पहुंचाना, ये सारी इंटेंशंस जो हैं, जब मैं मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ कपल करता हूं तब एक फॉर्जरी कहलाता है वो. और इन्हीं इंटेंशंस में से एक इंटेंट हो सकती है टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड. इट इज वन ऑफ द इंटेंशंस कि मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है. राइट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, फ्रॉड्यूलेंटली की डेफिनेशन देखी थी क्या हमने कहीं पे आईपीसी में? ट्वेंटी 25. राइट. 25 पढ़ सकता है कोई प्लीज? A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. विद इंटेंट टू डिफ्रॉड. ठीक है. अभी के लिए सिर्फ इतना जान के रखते हैं कि फ्रॉड इज वन ऑफ द इंटेंशंस. ठीक है. फॉर्जरी करने के लिए. और फॉर्जरी क्या है? मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट विद सर्टेन काइंड ऑफ करप्ट इंटेंशन. और वो करप्ट इंटेंशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी को डैमेज करना, इंजर करना, क्लेम करना, किसी गलत तरह के टाइटल, गलत तरह से किसी टाइटल को सपोर्ट करना या क्लेम करना. उसी तरह से किसी को अपनी प्रॉपर्टी से क्लेम हटवा देना, या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में ले आना जिसमें वो ना आता, और या फिर एंड में आ गया फ्रॉड करना किसी के साथ. ठीक है. लेट्स गो अहेड. अब ऊपर हमने देखा फॉर्जरी करने के लिए हमें फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना पड़ रहा था इंटेंशन के साथ.
अब 464 बताता है फॉल्स, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट में आ क्या क्या सकता है। अब मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट को यहां पे एक्सपैंड किया जा रहा है। सो वी हैव टू बी सुपर डुपर क्लियर कि सबसे पहले 463 इज टॉकिंग अबाउट फॉर्जरी, वो सिर्फ एक डेफिनेशन सेक्शन है। और फॉर्जरी को एक्सप्लेन किस तरह से करता है कि जब भी आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाओगे और उसको कपल करोगे करप्ट इंटेंशन के साथ, तो हम उसे फॉर्जरी कहेंगे। और उन करप्ट इंटेंशंस में से एक इंटेंशन फ्रॉड भी है। उसके बाद हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम उसको फिर एक्सपैंड करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके अंदर हमें 3 तरह की चीजें दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या क्या चीजें हैं। इसमें मैंने कुछ ये स्टार्स लगाए हैं, ठीक है। तो वो स्टार्स को हमें याद रखना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्या कहना चाहता है, सेकंड क्या कहना चाहता है और थर्ड क्या कहना चाहता है। फर्स्ट में जिस चीज पे हमें स्टार लगाना है वो है अथॉरिटी, और दूसरी चीज कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड। इन 2 चीजों पे हमें स्टार बनाना है। तो बेसिकली फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और किसी और के सामने रख रहे हैं, ये बिलीव करते हुए, सॉरी, ये उसको बिलीव करवाते हुए कि ये किसी ऐसे बंदे ने बनाया जिसके पास अथॉरिटी थी उसको बनाने की। तो मतलब मैं या तो किसी की सील लगा रहा हूं, या किसी का गलत तरह से साइन कर रहा हूं, या मैं कोई मार्क उसके ऊपर लगा रहा हूं। मैंने कोर्ट की सील लगा दी, कोर्ट का मार्क लगा दिया, या किसी और एडवोकेट का वो स्टैंप लगा दिया उसके ऊपर, या मैंने किसी और का साइन कर दिया है, राइट। या मैं किसी और के फोन से कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो बंदा कहता है अरे इसके फोन से आया है, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने ही तो देना था, तो लेट मी साइन इट, लेट मी एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई भी अगर चीज कर रहा हूं तो वो फर्स्टली में आ जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली बिल्कुल ही बेसिक चीज समझने के लिए क्या है कि आई एम पुटिंग ऑन सम मार्क, पुटिंग ऑन अ साइन, अफिक्सिंग समथिंग, सील और स्टैम्प, इन ऑर्डर टू मेक द अदर पर्सन बिलीव कि ये सही इंसान ने साइन किया, जबकि मैं सही इंसान नहीं हूं। मैं सही इंसान हूं पर यहाँ पे इंटेंशन है उसकी ये दिखाने की कि ये बंदा जिसने भी साइन किया है वो सही इंसान ने साइन किया, ठीक है, ऑल्दो ही इज नॉट द राइट पर्सन। देन कम सेकेंडली। सेकेंडली में हमें 2 चीजों पे स्टार लगाना है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑल्टरेशन। Without lawful authority and alteration. Now, I am not authorized to make an alteration or cancellation, but मैं फिर भी एक डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन कर देता हूं। मैं किसी चीज को काट देता हूं, किसी चीज को बढ़ा देता हूं, किसी चीज को गलत रेज करने की कोशिश करता हूं, ऐसा कोई भी काम करता हूं विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, तो मैं सेकेंडली में आ जाऊंगा। तो ये भी एक तरह का मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट हुआ, ऊपर भी एक तरह का मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट हुआ, मगर किस तरह से हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया कि अगले बंदे को ऐसा लगे हाँ यार ये सही बंदा है, ये यहीं से होना चाहिए था, इसी तरह से होना चाहिए था। और सेकंड वाले में मैंने किस तरह से मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट किया है, मैंने विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑल्टर करा है, उसे खुद किया है ऑल्टर। अब अगला उसका क्या इफेक्ट होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आता है थर्डली, जिसमें हमें क्या मार्क करना है, कॉजेज एनी पर्सन टू साइन, सील और एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं किसी और से साइन, सील या एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया था, खुद ही कहीं से सील या स्टैम्प का जुगाड़ किया और उसे लगा दिया, और अगले को क्या इंप्रेशन दिया कि यस मे बी ही इज द राइट, दिस इज द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ही इज द राइट पर्सन, और द राइट पर्सन हैज एक्चुअली सील्ड एंड स्टैम्प्ड इट। मैंने ये इंप्रेशन दिया था। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जिसको सही में करना चाहिए उसी को मैं डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली करवा रहा हूं।
अगर मैं ऐसा ना करवाता या मैं डिसेप्शन ना देता तो वो ना करता इसको, साइन सील स्टैम्प कुछ ना करता वो, मगर उसने किया क्योंकि मैंने करवाया डिसऑनेस्टली, और ऊपर मैं खुद जुगाड़ के खुद कर रहा था विदाउट अथॉरिटी, और जो बीच वाला सेकेंडली है मैं विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑल्टरेशन कर देता हूं, राइट। अब इनको एक बार पढ़ते हैं। गोपाल सर कुछ कह रहे हैं आप? सर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं फोर्स, तो ये इसी में आएगा, जो गलत कास्ट अब सर्टिफिकेट बिल्कुल आएगा सर, इसी में आएगा। थर्ड वैल्यू में आएगा ना। कास्ट सर्टिफिकेट हमने बनाया, अब ये बताओ ना कि हमने किस तरह से किया है, मतलब मैंने ही खुद ही एक गलत कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया, वही अपना ही खुद का गलत कास्ट इनपुट सर्टिफिकेट बना दिया। बनाते हैं। हाँ, तो वो कहाँ पे आएगा कि मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सही तरह से सही जगह से बन के आया है ना। तो इंटेंशन तो उसका फ्रॉड करना ही है ना, कि मैं उस कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और उसका तो वो फर्स्टली में आना चाहिए ना सर, क्योंकि थर्डली क्या है, मैं किसी और से साइन सील करवा रहा हूँ गलत तरह से। फर्स्टली में क्या है कि मैं खुद कुछ बना रहा हूँ और अगले को ये बिलीव करवा रहा हूँ कि वो सही तरह से बनाया गया है, तो वो फर्स्टली में आना चाहिए। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट खुद साइन सील एग्जीक्यूट अफिक्स, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जो भी अथॉरिटी है वहां का ठप्पा चाहिए होगा, वो ठप्पा मैंने कहीं से जुगाड़ा और उसको सर्टिफिकेट पे लगा लिया, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अदर्स बिलीव दैट दिस इज द राइट कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। हाँ जी। मैं एप्लीकेशन किया, मेरी कास्ट है नहीं, ओबीसी की कास्ट या SC ST कास्ट नहीं, मैं एक सर्टिफिकेट बनवाता हूँ ना, मैंने कोई, मैं तो जेन्युइन ही बनवा रहा हूँ डिपार्टमेंट से, लेकिन मेरा इंटेंशन मेरी कास्ट ही नहीं है वो, समझ रहे हैं, मेरी कास्ट ही अपर कास्ट है, और मैं जाके उसको मैं शर्मा और मैं बनवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं SC ST का या ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाता हूँ। तो ये C में आएगा कि A में आएगा, थर्डली में आएगा, फर्स्ट में आएगा? तो ये बताओ ना फिर उसके लिए आपने किया क्या, मतलब आपने एप्लीकेशन में झूठी चीजें लिखी हैं, आपने अपने पर्टिकुलर्स को झूठ लिखे हैं, हाँ, तो वो चीज इनमें से किस में आनी चाहिए? ये सी मेरे का, वो आपने अभी जो थर्ड बताया वो डिसऑनेस्टली और प्रोडक्टिव कॉजेज यानी पर्सन टू साइन, क्यों आपने हाँ एग्जैक्टली, फिर थर्ड में आ जाएगा, बिकॉज यू हैव इफेक्टेड अ डिसेप्शन हियर, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसेप्शन द अदर पर्सन हैज साइंड और सील्ड। क्योंकि ये कॉमन यूज होता है, ये जो आप मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम, ये बहुत यूज होता है, इसलिए हाँ एग्जैक्टली, तो वो जैसे जैसे हम फैक्ट्स चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे फर्स्टली सेकेंडली थर्डली चेंज होता रहेगा। यूज होता अब रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के तीनों तरीकों से तीनों जगहों पे डाला जा सकता है। आपने सील ही गलत बनाई, सब कुछ किया, हाँ, बस अब में सील व्हील आपने खुद गलत बनाई तो आप फर्स्टली में आ जाओगे। उसके बाद आप अगर सील पे ही कुछ काटा पीटी कर देते हो या ब्लेड से कुछ हटा देते हो, नाम चेंज कर देते हो, तो आप सेकेंडली में आ जाओगे। और अगर आपने गलत एप्लीकेशन करी है जिस डिसेप्शन की वजह से उन्होंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, तो आप थर्डली में आ जाओगे। राइट, ये तो अच्छी अगर चीज एट आपने। वन पॉइंट कोई चार्ज गलत लग जाता है, लेट्स से दैट दे पुट 1 2 3 में there's a wrong number this thing, will that impact the court's decision or will the court just correct it? नहीं सर, इसमें अगर आप चार्ज बनाया है आपने इस ऑफेंस का, तो आप सेक्शन का नाम नंबर जो लिखोगे वो तो सिर्फ 464 ही लिखोगे। उसके अंदर डिस्क्राइब्ड होता है कि किस तरह से आपने किया है। चार्ज में लिखा होता है कि आप सो एंड सो, आप अभियुक्त हो ये करने के, और आपने इस तरह से किया है और इस भाग में आता है। अब अगर वहां गलती हो जाती है, उस डिस्क्रिप्शन में गलती हो जाती है, उसको आराम से चेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरर वगैरह पे आप देखोगे 215, 216, 217 ऑफ CRPC। हाँ जी, और उसी के साथ साथ 464 और 464 ऑफ CRPC, ये सारे इसी चीज पे हैं कि इफ देयर इज एन एरर इन द चार्ज तो उसका क्या इफेक्ट होगा और कैसे उसे करेक्ट किया जाएगा। थैंक यू। राइट सर। हाँ जी गोपाल सर। नहीं, मेरा हो गया। अच्छा ठीक है सर। अब आई होप ऊपर ऊपर से मोटा मोटा फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें समझ आ गया है, राइट। अब एक बार इसको रीड करते हैं तो हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए, और उसके बाद हम इसकी इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। हमारा टाइम भी, जो हमारे पास टाइम है वो कंज्यूम भी हो जाएगा, और ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। नाउ कम्स 463, मैं उसे रीड कर रहा हूँ।
whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record. पहली चीज, पूरा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, उसका पार्ट भी हो सकता है, with the intent to cause damage or injury to public or any person. पब्लिक को भी हो सकती है और any individual person को भी हो सकती है. ये दो इंग्रेडिएंट्स हमने सबसे पहले देख लिए थे. इंटेंट में क्या क्या आ गया? इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, cause any person to part with property, or to enter into express or implied contract, or with the intent to commit fraud, or that fraud may be committed, commits forgery. इस तरह से तो हमारी फॉर्जरी होती है. ठीक है. अब जो फॉर्जरी के अंदर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट है, उसको हम किस किस तरह से देख सकते हैं, वो देता है 464. 464 says a person is said to make a false document or false electronic record first who dishonestly or fraudulently. ये दोनों चीजें तो आएंगी ही आएंगी. ये हमने कहां पे देखी है? 24 and 25 of IPC. तो इन दोनों में से कोई भी एक मेंटल एलिमेंट अगर हमें मिल जाता है तो उसके बाद हमें आगे की चीजें सेटिस्फाई करनी है. आगे क्या क्या चीजें हैं? मेक्स, साइंस, सील्स और एग्जीक्यूट्स अ डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. मेक का मतलब क्या हो गया? मैंने टाइप करके प्रिंट किया है या लिखा है, मेक हो गया. साइन का मतलब साइन सबको करना आता है. सील का मतलब सील एंड स्टैंप हम जानते हैं, कोर्ट की सील होती है, जगह जगह की सील एंड स्टैम्प्स होती हैं. और एग्जीक्यूट्स अ डॉक्यूमेंट, अगेन इट कुड बी अ साइन जिससे आप एग्जीक्यूट करते हो डॉक्यूमेंट को. ठीक है. Then comes makes or transmits any electronic record or part of electronic record. मैंने अपने फोन से भेजा है किसी को, मैसेज भेजा है, या मैंने पोस्ट करके भेजा है किसी को, मगर मैं इस तरह से भेजता हूं कि उसे लगता है कि यार ये ट्रांसमिट किया है अथॉरिटी वालों ने, तो मतलब ये सही है. तो मैं, हो सकता है मैंने समन बना के भेजा हूं किसी को परेशान करने के लिए, या वारंट बना के भेज दिया हूं. मैं ऑफिस में ही काम करता हूँ कोर्ट के, और मैंने यहाँ से वारंट बनाया किसी तरीके से, उसको मैंने ट्रांसमिट करवा दिया कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू, एंड नाउ द पर्सन इज थिंकिंग कि कोर्ट से मेरे पास वारंट आया है. राइट. देन अफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए हो गया स्पेसिफिकली. देन डी मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका अपना लोगो वाला स्टैंप होता है, उनका खुद का लोगो होता है. वो लोगो जहां पे लगा देते हैं तो मान लेते हैं कि भाई ये जेन्युइन है. ज्यादातर मैनेजर्स के पास पड़ा होता है वो स्टैंप हमेशा. LCI हमारे इंटरेक्टिव मीडिया का भी है इसी तरीके से एक स्टैंप. तो ऐसा मार्क अगर आपने डिनोट कर दिया, जिससे पता चलता है, यूजुअली आप उसी से एग्जीक्यूट करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर नीचे आप साइन कर दो, डेट कर दो, बाकी सारी चीजें कर दो, उससे करते हो, तो अगेन दैट कम्स अंडर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट. तो उससे क्या हो रहा है? मेकिंग एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. अब इसके साथ इंटेंशन जोड़ोगे. ये हो गया एक्ट, और उसके साथ आ गई इंटेंशन. विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट सच डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें भी आपने घपलेबाजी करी है उस पार्ट में या उस पूरे डॉक्यूमेंट में, was made, signed, sealed and executed or transmitted or affixed by or by the authority of the person by whom or by whose authority he knows that it was not made. मुझे पता है कि उसकी अथॉरिटी से ये नहीं बना है. उस जिसकी अथॉरिटी थी, जिसको एक्चुअली साइन करना था, उसने इसे साइन नहीं किया, and I know that, and still I put his signature onto that document and make the other person believe that it comes from the person with authority. This becomes firstly. Then comes secondly. ऊपर के ये सेम रहेंगे और आगे हम इंटेंशन जोड़ देंगे. Who without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation, otherwise or otherwise alters a document or electronic record in any material part. बहुत important word है material part. इट हैज टू बी अबाउट कंसिडरेशन या ऐसा कुछ. ऐसा नहीं कि आपने नंबरिंग चेंज कर दी तो हो गई फॉर्जरी. राइट. हेडिंग चेंज कर दी, फॉर्जरी हो गई. किसी तरह से हो भी सकती है, मगर इट हैज टू बी मटीरियल पार्ट जिसको आप चेंज कर रहे हो, जैसे आप इलस्ट्रेशंस में अभी देखोगे. देयर ऑफ आफ्टर इट हैज बीन मेड, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड,
वो डॉक्यूमेंट बन चुका है, सेकेंडली जब हम पढ़ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसके बाद आप उसमें हेराफेरी कर रहे हो. एग्जीक्यूटेड और अफिक्स्ड either by himself or other person, whether such person be living or dead at the time of alteration. तो जिसके नाम पे जिस भी डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर रहे हो, जिसने उसे एग्जीक्यूट किया था, he may be living or he may be dead, this is immaterial. ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि whether the person should be living or dead, आप जिसके नाम से वो काम कर रहे हो, राइट. तो अभी ऐसे ही एक हमारे पास केस आया था, उसमें फॉर्जरी उन्होंने कैसे करी थी कि देयर वाज वन पर्सन हु वाज अ सोशल वर्कर एंड बीइंग अ सोशल वर्कर उनका रोज का काम था बड़े सारे चेक साइन करना, एंड ही वुड सेंड लेटर्स एंड ही वुड सेंड कम्युनिकेशंस एंड people would come and donate, people would come and organize events and all that. And he was a very famous, he's a very famous personality, I'll not take his name. तो उनकी डेथ के 2 साल बाद तक भी उनका बेटा was sending these communications and getting loads of donations, and these donations were not being used in the right manner, and that's how he was caught hold of. और फिर पता चला कि उसने इस तरह से फ्रॉड किया, तो वो सेकेंडली के अंदर आ जाएगा. he was making alterations to the checks वगैरह जो पहले के बने हुए थे या कम्युनिकेशंस बने हुए थे, उसमें भी alterations करे, बड़ी सारी ऐसी चीजें करी. तो बहुत अच्छा केस है वो भी फ्रॉड का. So secondly, I have a question on this. हाँ जी सर. Yeah. Yes sir. So there is, this is the Chandigarh situation happening right now. These guys went for a trip in 2015, and the company that they said they had gone by, they sent me communication showing letters in exchange with that particular company and payment issued to them and a receipt from them. But when we investigated on the ground, that address, that company, that person who owns that land and that shop there says on record that there has been nobody in the last 40 years with that company's name. Now, when we contacted the original company, they said they are not too sure, it was too long ago, they've forgotten the address, etc. Now, what category of will it fit in? Because MC says that there is communication, so obviously that communication is fraud. I mean, fabricated, I mean. So वो किसमें फिट होएगा ये? तो मतलब आप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हो कि जो बंदा वो कह रहे हैं ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, तो हम फ्रॉड नहीं है. हाँ, तो हम फ्रॉड किस बेसिस पे बनाए कि उसने किसके साथ पेमेंट्स करी है ना सर, लोगों के साथ तो फ्रॉड हुआ, पैसे तो. हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ. आपका क्वेश्चन ये है कि जो बंदा आप कह रहे हो कि जिसके नाम से फ्रॉड हुआ है या जिस चैनल के थ्रू फ्रॉड हो रहा है, कॉर्पोरेशन ने किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरों ने किया. हाँ, एंड नाउ दे से अब जाके पता चला कि जिसके नाम से हो रहा था ऐसा कोई बंदा ही नहीं है. वो जिसके नाम पे बिल कटे हैं, जिससे चिट्ठियां लिख रहे थे, वो बिल्डिंग ही नहीं है वहां पे, वो ऑफिस ही नहीं है वहां. हाँ, तो फ्रॉड तो सर देखो, अब आप ये कहना चाह रहे हो इन पे फ्रॉड बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हाँ जी. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो बंदा नहीं पता होता कौन है, चाहे वो फिक्टिशियस हो चाहे लिविंग या डेड हो, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इममटीरियल हो जाता है. बिकॉज जो क्या बोलते हैं, जो ऑफेंस यहाँ पे हो रहा है वो उसी टाइम हो जा रहा है जैसे ही आप एक डॉक्यूमेंट को गलत तरह से चेंज करते हो. एज सुन एज यू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज हियर, ऑफेंस वहीं पे हो जाता है. उसके आगे की जितनी एंसिलियरी चीजें हैं, वहां पे कोई था या नहीं था, बिल्डिंग थी या नहीं थी, दोज ऑल आर मैटर्स ऑफ फैक्ट. ऑफेंस हो चुका है. ओके, बट ऑफेंस हुआ ही तब ना जब ये पता लगा हमें कि वो बिल्डिंग ही नहीं है. बिकॉज इन्होंने 5 साल 7 साल पहले पैसे भर दिए, बिल भी दे दिए, हमें तो आरटीआई में इंफॉर्मेशन जिन्होंने दी, हम तो ये क्वेश्चन कर रहे थे इतना पैसा क्यों खर्च रहे हैं. तो एक्सीडेंटली किसी ने बोला ये तो एड्रेस ही गलत दिया ना, तो जगह कोई नहीं है. हाँ, तो ये तो सर उसमें साइफनिंग वगैरह में आ गया ना. बाकी उन्होंने अगर इस चीज के लिए कोई गलत तरह से डॉक्यूमेंट्स यूज करें तो आप फ्रॉड में लेके आओगे. ओके. हाँ, अगर ये फ्रॉड में क्वालिफाई नहीं करेगा. हाँ नहीं, जब तक डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं हुए जिसमें आपने कोई हेरा फेरी करी हो तब तक फ्रॉड नहीं बनेगा. तब सॉरी ये नहीं बनेगा. इन्होंने चिट्ठियां भेजी, जिस बंदे ने चिट्ठियां भेजी, जिस बंदे ने चिट्ठियां वापस लिखी होंगी, उन्होंने रसीदें दी, वो एड्रेस ही नहीं है. इनकी पूरी कम्युनिकेशन की इन्होंने चेन सबमिट करी है हमारे. हाँ, तो लेकिन कुछ सॉरी या नहीं प्लीज कंटिन्यू. ये फ्रॉड नहीं होगा, मतलब will this not come into the category की बॉस, मतलब when we found out this place doesn't exist और तुमने 37 लाख के बिल
निकाल लेंगे साल में 3-3 बार। तो हो जाएगा ना सर, हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप क्या कर रहे हो, आप लेटर बना रहे हो, आपने जो लेटर्स बनाए वो आपने इस इंटेंशन से बनाए फ्रॉड्यूलेंटली कि उन इंटेंशंस, उन लेटर्स के दम पे आपको पैसा मिल जाए कि हमें इस जगह पे पैसा लगाना है, राइट? हाँ तो आप थर्डली में आ जाना चाहिए ना ये कि आपने डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉड्यूलेंटली आपने साइन सील या एग्जीक्यूट करवाया है या ऑल्टर कराया एंड उस डिसेप्शन की वजह से यू गॉट सम काइंड ऑफ बेनिफिट। हाँ, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू, दिस क्लैरिफाइज। हाँ, आ तो जाएगा ही, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट गलत तरह से यूज कर लिया और आपने उस चीज से किसी भी तरह का रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस इफेक्ट कर दिया, तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में तो फॉल कर ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक, बेसिकली बिकॉज ये लॉफुल अथॉरिटी है बट लॉफुल अथॉरिटी ने फ्रॉड कर दिया, सो आई थिंक थर्ड में आ जाएगी। करेक्ट। और जैसे अगर आप कह रहे हो कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की सील लगनी चाहिए थी, उन्होंने लगा दी एंड दे आर मेकिंग अदर्स बिलीव दैट ये सही तरह से हुआ है, तो वो फिर फर्स्टली में आ जाएगा, तो उसमें भी कवर हो सकता है। हाँ हाँ है राइट, ना? तो मैं कोर्ट में मैं सिर्फ 464 डाल दूंगा। आई कैन बेसिकली आई पुट 464 लेट द कोर्ट प्ले विद इट। 464 नहीं डालोगे, जहां पे इसकी पनिशमेंट होती है ना वो सेक्शन लगता है, तो आप Okay. 464 नहीं, समझाने के लिए बोल सकते हो कि हाँ 464 है, बट यू विल कोट इन द चार्ज 465। और ओके, हाँ, 465 चार्ज में आएगा, बट हाँ समझाने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ 464 में ये अपराध हुआ है और इस तरह से हुआ है। और ये भी समझा सकते हो कि आप 463 को साथ में पढ़ोगे जहां पे यू आर मेकिंग एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, हाँ राइट? तो यू आर मेकिंग द ऑफिसर्स पार्ट विद सम मनी बाय एक्चुअली साइनिंग या मेकिंग, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, बाय मेकिंग और साइनिंग एंड intending that others believe that it is with the right authority, and that's how they give money, and that's how it comes under 464 का part 1. गॉट इट, थैंक यू। But गोपाल सर कुछ कह रहे हो आप? सर इसका कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं तो ये जो घी वगैरह होते हैं, जैसे मदर डेयरी का घी आ रहा है और उसके ब्रांड पे कोई उसी नाम से सिमिलर नाम से कोई बना के बेच रहा है, ये बहुत होता है कॉमन में। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का बताया, वैसे जैसे साहब ने पूछा ना अमित जी ने, तो वो इससे ही एग्जांपल हो जाता है कि उसमें इंटेंशन, उसका बैड इंटेंशन, उसको यूज कर रहा है वो, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन उसका होना चाहिए। जैसे अभी केस अभी तो शायद इस पे जजमेंट आई है कि अमूल और अनूल, किसी ने अनूल बटर शुरू कर दिया था। मैंने हैंडल किया था वरुण और वरुणा। अच्छा, तो कुछ डोमिनोज का भी आया था उसके लोगों के साथ। वरुण करके पंप का काम करते थे, वो वरुणा करके भी पंप का काम करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों लोगो जो है एक का खाली फर्क है, और काफी टाइम तक चला मैटर वरुण और वरुणा में भी। तो ये साथ साथ बन जाता है पूरा। आईपीसी का भी मैटर हो गया, फ्रॉड वगैरह का, साथ में आईपीआर का भी मैटर हो गया, और उसके अंदर पासिंग ऑफ का मैटर हो गया। इसी तरह से हम भी एक मैटर कर रहे थे। ले रहे हो, यहाँ आपको उसको पनिशमेंट कराना है, सजा करवानी है। हाँ करेक्ट, वहां पे डैमेजेस ले लेते हो, यहाँ पे सजा कराते हो। इसी तरह से हम भी एक कर रहे थे जहाँ पे 2 people इन सदर बाजार देवर सेलिंग वॉलेट्स। एक का नाम था रॉयल इंपीरियल और दूसरे का नाम भी रॉयल इंपीरियल, बस स्पेलिंग चेंज कर दी उसने, REAL कर दिया, रियल करके कर दिया, एंड पुटिंग इट इनटू अ बॉक्स। तो वो पासिंग ऑफ हो गया था, फिर उसके लिए हमने डैमेज, अभी चल रहा है वो केस, बट लुक्स लाइक इट्स इन आवर फेवर। लेकिन ये इस तरह के जो केस होते हैं, आईपीआर वाले जो केस होते हैं, इनके अंदर इफ यू डोंट इन्वोक आईपीसी देन दे आर ओनली फॉर डैमेजेस, राइट? और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, फिर तो सिर्फ डैमेजेस होंगे। आप जब तक जो आपने प्रे नहीं किया वो कोर्ट आपको नहीं दे सकती रिलीफ। अगर आप कहोगे कि इसको जेल डालना है, मैं FIR कराता हूँ एंड आई विल गो द क्रिमिनल वे, देन देयर इज गोना बी द जेल एंड एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ डैमेजेस के लिए जाना चाहते हो तो गो द सिविल वे, IPR, सो यू विल हैव टू गो द कोर्ट वे एंड द थाना वे इफ यू वांट टू। आपको दोनों जो है डिफरेंट चलना पड़ेगा सर। तो आपको कंपनसेशन के लिए अलग डालना पड़ेगा और FIR के लिए अलग करना पड़ेगा। दोनों एक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसे सर डेफेमेशन के मामले चलते हैं, उसमें भी आप यही करते हो कि एक तरफ से आप डैमेजेस मांग रहे होते हो और एक तरह से आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, तो दोनों साथ साथ चला रहे होते हो। थैंक यू। राइट, चलो लेट्स गो अहेड। हमने अब ये सारी चीजें देख ली क्या क्या थी विद इंटेंशन, फर्स्टली हमने देख लिया। अब आते हैं सेकेंडली पे।
फर्स्टली हमें समझ आ गया, राइट, सबको। अब आ गया सेकेंडली। सेकेंडली सेज हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अब ऊपर हमने क्या क्या देखा, ये सारी इनकी एक्ट्स थी और ये इंटेंशन थी। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली by cancellation or otherwise alters a document or electronic record in any material part after it has been made, executed or affixed either by himself or any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration. तो यहाँ पे हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है उस डॉक्यूमेंट को चेंज करने की, मगर फिर भी हम उसको चेंज कर देते हैं after it has been made either by ourselves, या तो हमने ही उसे बनाया था या किसी और ने बनाया था, और वो बंदा जिसने बनाया था वो लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। तो जैसे फॉर से सपोज किसी ने एक चेक बना के रख दिया और अपने सर्वेंट को बोल दिया कि दिस चेक विल बी कैश्ड इन लाइक 2 months और 3 months, जो भी आपके पास आएगा आप वो कर देना, या कुछ भी ऐसा फैक्ट्स ले सकते हैं हम। अब वो 10,000 यहाँ पे लिख के गए और इन भाई साहब ने उसे 1 लाख कर दिया, तो इट इज एन ऑल्टरेशन मेड आफ्टर इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द बुड्ढा बाबा who's died now, right? So if you are making that kind of alteration without lawful authority, he was not lawfully authorized to make that change, he was only to hand it over, but he made that change, he made that alteration, and it was made without lawful authority after the execution, it comes under secondly, and it is a kind of making false document. अब ये making false document को ही आप अगर इनमें से किसी भी एक इंटेंशन के साथ जो 463 में दे रखी है कपल कर दोगे तो वो फॉर्जरी कहलाएगी, राइट? तो ये स्टेजेस समझनी है, बाइफरकेट ट्राइफरकेट करके चलना। थर्डली पे आते हैं। चारू, यू हैव अ क्वेश्चन? So it includes all the electronic form of documents which we like edit or alter through our laptops or something, everything. राइट, वो इलेक्ट्रॉनिक हर जगह पे वो कह रहा है ना, ये सन 2000 में आया था अमेंडमेंट, 2000 में 17 अक्टूबर था, उस टाइम पे सब जगह पे डॉक्यूमेंट्स, जहां पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू थर्डली सेज हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली तो हर जगह ही है, इसमें भी देखा, सेकेंडली में भी देखा, फर्स्ट में भी देखा। causes any person to sign, seal, execute, यहाँ पे you are causing someone else to sign, seal और execute, और ऊपर आपने खुद ऑल्टरेशन करी थी और उससे ऊपर भी आपने खुद मेकिंग, साइनिंग, सीलिंग एक्सेट्रा करा था, यहाँ पे आप किसी और से करा रहे हो। Who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or alter a document or electronic record, or to affix his electronic signature on electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him does not know the contents of the document or electronic record or the nature of the alteration. जो हमने एग्जाम्पल लिया था अपनी पत्नी से डिसेप्शन के अंडर कुछ ना कुछ साइन करवाने का, तो उसमें ये आ जाएगा। नाउ दैट वी नो कि मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या क्या है, अब जब भी हमें ये देखना होगा कि हमें एक ऑफेंस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हम ऑफेंस बना रहे हैं इन तीनों में से कहां पे आता है। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट एक बार हमें मिल गया तो हम मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट को, ये मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर हम इसको 463 में दी हुई किसी भी एक इंटेंशन के साथ कपल कर देंगे, और जैसे ही वो इंटेंशन कपल हो जाएगी वो फॉर्जरी का ऑफेंस बन जाएगा। सो ऑफेंस फॉर्जरी है। देखो 465 क्या बोलता है, अरे आजा भाई, 465 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, नॉट फॉर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, इट इज पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी। सो 463 कहता है फॉर्जरी क्या है, और फॉर्जरी होती है थ्रू मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। जब आपको मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के इंग्रेडिएंट्स मिल जाए, उनको आप फॉर्जरी की किसी एक इंटेंशन के साथ कपल करो, एंड देयर यू हैव योर ऑफेंस, एंड उसकी पनिशमेंट आपको 465 में दिखा देगा वो।
Are we all very clear about how do we have to think about 463 and 464? Because we certainly will get confused if we are not clear. Okay, Amit sir का आ गया है. Clear. Very much. Charu clear. Nandini doesn't look very convinced. Yes, sir. Okay, Gopal sir is okay. And Nandini, you're saying something? I have to go through again and again. Then I'll have to come back. Sorry? I have to go through again and again, and then I'll have to come back. अच्छा चलो ठीक है. You go through it once again. अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो we'll go through it once again. Everyone. ठीक है. श्रद्धा, is everything good? प्रशांत सर, प्रधान सर, तो चलो प्रधान सर तो समझ ही रहे हैं. ठीक है. Perfect. Everybody is understanding. अब 463, 464 हमने बहुत अच्छे से देख लिया. 936 हो चुके हैं. बहुत लोगों को जाना होगा. सो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के सिर्फ नंबर्स बता रहा हूँ, किसके साथ कौन सी रीड करी जाएगी. ये सब ये सारी आप एक बार आप लोग रीड कर लेना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में ले भी सकते हैं. चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सब लोग पढ़ ही लेंगे. अकेले अकेले कौन ही पढ़ता है घर पे. ठीक है. सो लेट्स क्लोज इट राइट हियर एंड वील कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे. राइट. Done. Thank you. All right, sir. Thank you so much. Thank you, everybody. Have a good one. You can go back. You too, sir. राघव, हाँ जी सर. Oh, sorry. क्वेश्चन चारू. मतलब इन सब से रिलेटेड नहीं है. अगर रिकवरी वारंट कहीं पे जारी हुआ है फॉर लाइक इन मेंटेनेंस केस, सो इवन आफ्टर कि वारंट जारी हो गया है, अगर ऑपोजिशन पैसा नहीं जमा कर रहा है तो व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर दैट? रिकवरी वारंट निकल चुका है और पति जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो सिविल जेल होती है. फिर तो उस पे प्रेशर डालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, उसको बोलो कि ये पैसे नहीं दे रहा है आपके ऑर्डर के बाद भी, आपके ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, एंड वो फिर सिविल अरेस्ट का जो प्रोविजन है उसको एक्टिवेट करेंगे. और अगर उसके बाद भी बदतमीजी होती है तो कॉन्टेम्प्ट भी लग सकता है. ओके. एंड उसी सेम पर्सन पे क्रिमिनल वारंट भी जारी हो चुका है. हाँ तो हम लोग उसको सपोर्ट में दे सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. गोपाल सर, प्रधान सर, एनीथिंग दैट यू कैन कंट्रीब्यूट? उसमें कंटेम्प्ट लगेगा. वो अगर वो उसका ऑर्डर का कोर्ट का सिविल कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है, ये पहले तो ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, पहले तो दिमाग में रखना. दूसरा, अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको तो इमीडिएटली जो है उसकी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसको 1 महीने के लिए जेल होगी. हाँ, वो क्योंकि उसका तो प्रोविजन ही है ना हमारे पास, उसका तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि आपको जेल होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेल हो गया तो उसको एग्जेम्पशन मिल गया, फिर वो अगर नहीं दे रहा है तो फिर उसको होगा, स्टिल हैज टू पे. लेकिन उसको देना पड़ेगा. अगर फिर नहीं देता है, अगर आप लास्ट में भी नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का आपने सिविल पढ़ा होगा, तो फिर अटैचमेंट. इवन पर्सनल बिलोंगिंग्स भी उसमें अटैच कर सकते हैं. जो बोलता है तो वो सारी चीज अटैच करके वो ले सकते हैं. कोर्ट जमा कर लेता है अप टू द लिमिट जो होता है, जो होगा जितना पेमेंट पेड होना चाहिए. एग्जांपल लैपटॉप्स हो गए पर्सनल बिलोंगिंग. कई बार क्या होता है, आदमी घर पे पेरेंट्स का रहता है तो वो नहीं अटैच कर पाते हैं. बट द पर्सनल बिलोंगिंग्स, मोबाइल्स हो गए, आपको मालूम है लैपटॉप्स है, वॉचेस है, या ऐसी जो चीजें है जो पर्सनल बिलोंग, इवन कपड़े भी ले सकते हैं. सैलरी अटैच हो जाएगी अगर वो सैलरी है तो. हाँ, सैलरी भी अटैच हो जाएगी. उसका सैलरी इनकम आ रहा है, सैलरी अटैच हो जाएगी. अगर वो बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस की इनकम जो है वो अटैच हो जाएगी. अगेन सर वन थिंग, अब वो बंदा बिजनेस करता है और उसने सारा बिजनेस अपने पेरेंट्स के नाम पे कर रखा है, एंड जब उससे कहा जाता है तो ही इज लाइक कि मैं तो कोई काम करता नहीं, मैं बेरोजगार हूं. प्रूव करना पड़ेगा वो वहाँ बिजनेस पे डेली बैठता है क्या. अगर वो उसकी कंडक्ट बिजनेस पे बैठने का आ रहा है और फिर भी नहीं दे रहा है तो उसकी वो बैंक, चाहे उसके फादर के पास हो चाहे पेरेंट्स के पास हो, अटैच हो जाएगी. ये है इसकी असेसमेंट भी. ये हमने डीवी, जब हम, आप डीवी में होना चारू, डीवी एक्ट नहीं, अभी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ.
अच्छा, डीवी एक्ट में भी हमने ये किया था, मैम ने ये एग्जांपल दिया था कि अगर एक जॉइंट बिजनेस चलता है, एक फैमिली जॉइंट बिजनेस पे चलती है, से सपोज देयर इज अ फार्म जिससे रेंट आता है, या एक वेयर हाउस है जहाँ से सब लोग एक साथ काम करते हैं, बट ये नहीं है कि यू नो इट्स जो सबसे बड़ा है घर का उसके नाम पे चल रहा है अभी तक, ऑब्वियसली जैसे चलता है कई सारी इंडियन फैमिलीज में, बट दे ऑल आर sustaining the Part of entities it. with that money. So if you can show that to the, कंडक्ट बताना पड़ेगा। हाँ, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये काम करने जाता है वहां पे, एंड ही इज विड्रॉइंग सर्टेन मनी, एंड ही इज, आपको बेसिकली क्या दिखाना है कि ही इज मेंटेनिंग सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। इफ अच्छा यू कैन शो दैट, चारों आपके लिए मैं और इजी बताऊं आपको। वहां पर जब उसकी औत पे उसे ये पूछना होता है कि भाई ये बताओ कि आप डेली बैठते हो क्या बिजनेस पे, बस एक लाइन चाहिए। उससे ये नहीं चाहिए कि आपको वो डॉक्यूमेंट लाना है कि उसकी शॉप में क्या है। आप रेगुलर के 5 दिन 4 दिन जो भी काम करते हो, आप रेगुलर वहां जाते हो, कितने बजे से कितने बजे जाते हो, और वहां पर आपके पापा के साथ काम करते हो, हाँ काम करते हो, ये लाइन ही सफिशिएंट। अच्छा सर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि बंदा प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका क्रिमिनल वारंट भी जारी है और सिविल में रिकवरी वारंट जारी है, और जो उन दोनों का 13 चल रहा है, सेक्शन 13, उसमें ये है कि इन पर्सन उसको प्रेजेंट होना है फॉर जिरह, लेकिन वो वहां भी नहीं प्रेजेंट हो रहा है। तो क्लोज करवाइए एविडेंस। एविडेंस जैसे विक्टिम की तरफ से एविडेंस क्लोज हो चुका है, अब एविडेंस उसकी तरफ से शुरू होने हैं, तो मतलब उसकी जो उसकी क्रॉस अपॉर्चुनिटी एग्जामिनेशन। उसको अपॉर्चुनिटी दे दी ना कोर्ट ने। हाँ, इन पर्सन बुलाया है। बुलाया है, नहीं आया, नहीं। फिर नहीं आया, तो उसको कंजिक्यूटिव 3 अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में क्लोज करा दीजिए। अच्छा, क्योंकि उसका वकील आ जाता है। वकील आ रहा है ना, वकील आ रहा है ना, तो लेकिन वो हाँ। एविडेंस वकील नहीं देगा ना, एविडेंस तो उसको देना ना आके, कोर्ट ने नहीं। उसको देना है ना। तो अगर वो कंटिन्यू नहीं आ रहा, उसकी पर्सनल प्रेजेंस कोर्ट ने जो है शॉर्ट की और वो नहीं आ रहा है, तो 3 अगर लगातार आपने डेट पे उसको नहीं आ रहा है, 4th में आपको क्लोज करा दीजिए उसको, ठीक है क्लोज सर, की एप्लीकेशन लगा दीजिए कि सब आप क्लोज कीजिए, ठीक और है कोर्ट क्लोज कर देता है। फिर बिकॉज ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटीज उसको मिल चुकी तीन हैं, देना पड़ता है, एंड द लास्ट वन विल बी ओके। 3 मिनिमम एंड देना एंड हाँ, ये एंड वो भी मतलब 3 के बाद कैच भी विद कभी जस्टिस कभी, के लिए। 3 के बाद भी वो कई बार देते ही हैं चांस, ज्यादातर बंद नहीं हाँ। करते, बट यू पुश फॉर कॉस्ट। जैसे नहीं, जैसे आप कॉस्ट पुश करते हो तो यस, मैजिस्ट्रेट पे भी ये पड़ता है प्रेशर, और दूसरी पार्टी पे भी प्रेशर पड़ता है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और बोलो कि मुझे कम से कम 10,000 15,000 कॉस्ट लगाओ, लगाने में, बोलने में क्या जाता है, वो कम से कम 4,000 5,000 तो लगाएंगे, लिहाज तो करेंगे, कुछ तो लगाएंगे, उससे राइट। प्रेशर बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये यहाँ अटका हुआ है अभी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे इसमें क्या किया जाए। नहीं हो जाएगा। बाकी सेक्शन 60 में लिखा हुआ है अटैचमेंट वगैरह कैसे, कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, सीपीसी के सेक्शन 60 ओके। में क्या हो सकता है, कितना। और ये हस्बैंड वाले केस में तो ज्यादा ही हो सकता है, सिर्फ 1/3 उसके अच्छा। लिए छोड़ा जाता है, 1/3 से भी कम छोड़ा जाता है, बाकी सब ले सकते हो। मेरे साथ तो नई प्रेजेंस होने का बड़ा अजीब केस है क्रिमिनल का। तो आप उसमें क्या करता है वो, जिस जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड जेल में, अक्यूज्ड की होनी जमानत, और जिसने कंप्लेंट की है उस पर फायर हुआ था, फायर हुआ तो वो अभी क्या है, वो बदमाशी करता है, वो जिस दिन डेट होती है उस दिन खुद जिस दिन उसको अक्यूज को लेके आते हैं उस दिन खुद नहीं आता है, और जिस दिन उसको नहीं लेके आते हैं उस दिन हाजिरी पे आ जाता है। इसको लेके 2016 से लेकर 2022 तक मैं चलता हूँ। जब मैं हाईकोर्ट में गया कि साहब ये आ ही नहीं रहा, तो हाईकोर्ट कहता है कि मैंने आपको पहले कहा जब तक उसकी एविडेंस नहीं होगी मैं कुछ नहीं करने वाला, कहाँ जाऊं बताओ। ये तो अब सब चीजें कभी कभी कोर्ट में ऐसी होती है कि आपको उसका न सीआरपीसी में आंसर है न आपका अब बताइए राइट कि सर। बहुत होता है ऐसा, प्रैक्टिकल में होता है, ये मैं फेस कर रहा हूँ। और उसकी अगर वो आ जाए, दोनों एक साथ में आ जाए, अभी लास्ट में हमने रिक्वेस्ट की साहब ऐसा कीजिए, उसको नहीं, जज साहब से रिक्वेस्ट की साहब आप उसको जो है वो उस पर कर लीजिए, वो क्या बोलते हैं अपने जेल से ही उसकी पीसी कर लीजिए, और इसको पता नहीं होगा, आप ये कर दीजिए। अब ये हमने उनसे पर्सनली डिस्कस किया, देखो कितना सक्सेस होता है, बहुत बार नहीं होता। वो आते उसको क्या बैठ बैठ जाता है गेट के बाहर, उसको लेके आते हैं तो खुद गायब हो जाता है। अरे अभी उसको क्या किया, उसने मेडिकल दे दिया बहुत होता है सर। ये तो ऐसे ही तो लटक रहे हैं सारे केसेस। चलो एनीवेज ठीक है, so थैंक यू let's सो मच। let's let's join again on Wednesday and we'll continue from 465.
Thank you. Bye bye. Good night. Thank you, Gopal sir. Thank you, Thank you. everybody. Good night.